खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, 5 बार राज्यसभा और लोकसभा के अंदर बतौर सांसद देश की और जनता की सेवा भी कर चुके हैं, जनता की आवाज को वहां उठा चुके हैं और आज भी कांग्रेस के अंदर उनका एक कद है और जनता के साथ उनका एक लगाव है। जी हां, हमारे साथ मौजूद हैं जेपी अग्रवाल साहब, कांग्रेसी लीडर हैं। बहुत बहुत स्वागत है अग्रवाल साहब आपका, आपने वक्त दिया। थैंक यू। सबसे पहला अगर देखा जाए तो सवाल वही होता है जो जनता के मन में होता है, राजनीतिक करियर आपने शुरू किया कैसे? पॉलिटिकली आपका फैमिली बैकग्राउंड या आपका शौक? नहीं, मैंने जब जन्म लिया 1945 में तो पिताजी मेंबर बन गए थे उस समय म्युनिसिपल कमेटी के, और हमारे यहाँ आज़ादी की लड़ाई में बड़ा काम हुआ। पिताजी 3 बार जेल गए, तो वो जो माहौल था वो बराबर बना रहा। हमारा जो बचपन था वो मेमोरी और उन बातों को सुनते हुए बीता, क्योंकि वो 72 तक मेंबर रहे। फिर तो बचपन से ही दिल के अंदर वो देशभक्ति की भावना, कांग्रेस के नेता, उनके नाम, म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव, तो वो एक कड़ी जुड़ती चली गई उसके साथ। अच्छा, जो कहते हैं अक्सर कि घुट्टी में राजनीति शामिल है, तो वो ऐसा कह सकते हैं हम? हाँ जी, आप बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि परिवार एक राजनीतिक परिवार है। तो जो चीज आप सारे दिन देखते और सुनते हैं उसको ही समझते हैं और उस पर ही चलने की कोशिश भी करते हैं। और दूसरा अपना शौक होता है कि आपको किस चीज का शौक है। तो मुझे एक लगाव था, मैं पिताजी के साथ बहुत रहता था, तो इसलिए भी शायद हो सकता है कि मेरे को राजनीति में मैं आया। सर, एक ये बनता है कि आपने 3 पीढ़ियों के साथ, इंदिरा जी के साथ काम किया, राजीव जी के साथ काम किया, सोनिया जी के साथ काम किया, आज राहुल जी के साथ काम कर रहे हैं। कहा जा सकता है 3 पीढ़ियों के साथ आपने काम किया, नेहरू परिवार खासतौर से जो बात की जाए। पारिवारिक तौर पर देखें तो हमारे जो ग्रैंडफादर थे, तो जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी महात्मा गांधी की चांदनी चौक में, वो उस मीटिंग को कराने वालों में से एक थे। और हमारे पिताजी 19 साल की उम्र में ट्रेजरार बन गए थे डीबीसीसी के। उसके बाद महात्मा गांधी के बाद नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी और राहुल गांधी जी। तो हमारा उस परिवार से एक लंबा नाता रहा है और कांग्रेस से भी इसी तरह संबंध बने रहे। सर, आजादी के टाइम पे कांग्रेस के चैलेंजेस अलग थे, कांग्रेस अलग थी, नेहरू जी का नेतृत्व था, फिर इंदिरा जी आई, हार्ड लेडी कहलाती थी, फिर राजीव जी आए, एक सॉफ्ट स्पोकन, एक आईटी के शख्सियत, अब राहुल जी हैं। कितना फर्क आपको लगता है? कैसे अपने को आप समन्वय बनाते हैं? हर आदमी समय अनुसार काम करता है, उस समय के हालात को देखते हुए काम करता है। जो चुनौतियां नेहरू जी के सामने थी उससे फर्क चुनौतियां इंदिरा जी के सामने थी। नेहरू जी को नए देश का निर्माण करना था, बड़े बड़े कारखाने, उद्योग लगाने थे, लोगों को काम पे लगाना था और रोजगार देना था, रोटी देनी थी। बुनियादी तौर पर जो कांग्रेस की मांग रोटी, कपड़ा और मकान की आजादी से पहले रही है, वही पूरे 60 साल में कांग्रेस ने उसी दिशा में काम किया है, चाहे हमारा कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो। चुनौतियां क्योंकि सबके सामने अलग अलग थी, नेहरू जी के सामने अलग थी, इंदिरा जी के सामने अलग थी, राजीव जी के सामने अलग थी, सोनिया जी के सामने बिल्कुल ही अलग चुनौतियां थी, पार्टी को मजबूत करने की और उसको दिशा देने की। तो सबने अपने अपने समय में बहुत बेहतरीन काम किया, इसीलिए आज इतिहास में उन सब का नाम लिखा हुआ है। सर, जैसे आपने काम किया, विपक्ष भी आपके जमाने में होता था। एक जमाना वो था कि सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन यूएनओ में बोलने के लिए अटल जी को भेजा जाता है विपक्ष के तौर पर। आज भी विपक्ष है, अब आप विपक्ष में हैं। बदलाव राजनीति में आपको कैसे लगा? आपकी पार्टी में तो जो बदलाव या जो भी चैलेंजेस थे वो थे, लेकिन विपक्ष के तौर पर अदर पार्टी के अंदर भी जो राजनीतिक बदलाव है, खासतौर से देश के अंदर, उसको आपने महसूस किया है, लोगों से कैसे शेयर करेंगे? देखिए, जो मैंने देखा और महसूस किया, हमारे समय में अगर कोई भी हमारा प्रधानमंत्री रहा, उसने अपोजिशन पार्टी के नेताओं का सम्मान किया, उनको दर्जा दिया, दोस्ती का माहौल रखा। यही कारण है कि हम पार्लियामेंट चलाने में सफल रहते थे और उनको कन्विंस करने में भी सफल रहते थे, क्योंकि हमारी दिशा सही थी, हमारी सोच सही थी। हमारा मकसद किसी को छोटा या नीचा करने का कभी नहीं रहा। लेकिन आज के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये पिछले 4 साल में मैंने देखा
नफरत की राजनीति, अपने को बड़ा करना, दूसरे को छोटा करना। आप देखेंगे कि जो आज के तारीख में संघीय ढांचे में सेंटर और स्टेट रिलेशन है वो निम्न स्तर पे है। क्या कारण है कि कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर नहीं करना चाहता? क्योंकि उसको डर लगता है कि पता नहीं कब क्या हादसा हो जाएगा। तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। उस मामले में हमारे जितने प्रधानमंत्री रहे उन्होंने बहुत अच्छा कार्यकाल बिताया। आपने 5 बार राज्यसभा या लोकसभा दोनों में एक तरह से जनता का प्रतिनिधित्व किया है। कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो आपके फोकस रहते थे, जिनको आप सबसे ज्यादा प्रमुखता से उठाना चाहते थे? एक ललक सी होती थी, एक तड़प होती थी कि जो भी कहीं गलत हो रहा है उसके बारे में हम बोलें। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे दिल्ली में सीलिंग का मुद्दा आया, मैं बोला पार्लियामेंट में, बहुत तेज बोला। कभी किसी चीज की मांग, जैसे मेट्रो की मांग करनी थी तो मैंने मांग की। उस समय कमलनाथ जी मंत्री थे, मैंने बड़े तीखे शब्दों में बात की। एक बार जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनकी पेंशन का सवाल था, मेरी उस समय के गृह मंत्री से बड़ी तीखी तकरार भी हुई। तो मौका मिला तो जनता से जुड़े हुए जो भी मुद्दे रहे उनको मैंने उठाया। जैसे मेरी मांग थी कि कैंसर की बीमारी जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो बहुत महंगा इलाज है जिसका, तो सरकार की तरफ से उसका फ्री इलाज होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, गुलाम नबी आजाद थे शायद उस समय, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पे पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। तो अब हमें समय मिला था तो हमें कुछ काम करना था। सर, इस सवाल को पलट के देखते हैं। 5 बार आप संसद में गए, कोई सवाल ऐसा रह गया जो आपको लगता है यार ये मैं नहीं उठा पाया, ये यहां मेरी नाकामी रही, या ये नहीं हो पाया? बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि हर चीज एक दिन में खत्म नहीं हो सकती। 5 साल को बहुत बड़ा समय नहीं है, मुद्दे बहुत हैं। अगर आप उन मुद्दों को लें, अब जैसे सोशल सिक्योरिटी पे मैंने उठाया था, आजकल माँ बाप की वो इज्जत नहीं है और सरकार भी उनकी तरफ नहीं देखेगी। तो ओल्ड एज पेंशन स्कीम मेरे हिसाब से बहुत कम है, उसके ऊपर मैंने बड़ी चर्चा की थी। सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर मैंने चर्चा की थी। और भी इस तरह के बहुत मुद्दे निकलते रहते हैं जिस पे हमें काम करना चाहिए। सर, मौजूदा राजनीति में क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं, खासतौर से सभी राजनीतिक लोगों के लिए, दलों के लिए और कांग्रेस के लिए भी? झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है, और मैं तो कहता हूं इसको बहुत सख्ती के साथ इसके ऊपर अमल होना चाहिए। झूठ और धर्म, इनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। आप सरकार में आने से पहले बेशुमार झूठ बोलते हैं, ऐसे झूठ बोलते हैं जिनको आप पूरा नहीं कर सकते। अब इसको क्या संज्ञा दी जाए इसको? जैसे हमारे एक बाबा थे, उन्होंने बहुत जोर से चुनाव में कहा करोड़ों अरबों रुपए काला धन है और मैं 1 महीने में ले आऊंगा। अब वो बाबा भी यही हैं, वो काले धन का पता नहीं, उस 1 महीने का भी पता नहीं। तो ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? या जो आज के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वायदे करे, 15 लाख रुपए दूंगा, ये करूंगा, सिर काट दूंगा, पाकिस्तान का फलाना कर दूंगा। क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर बहुत लंबी बहस की जरूरत है। आप ये कहो हमने ये किया, ये करेंगे। आज के बढ़ते हुए हिंदुस्तान में हम क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे रोजगार बढ़ा सकते हैं, कैसे नए आने वाले जो हमारे नौजवान हैं जो स्कूल कॉलेज से निकलते हैं उनको रोटी रोजगार कैसे दे सकते हैं, उनको छत कैसे दे सकते हैं, इस पे बहस होनी चाहिए। हमारे किसान किन हालात में रहते हैं, हमारे मजदूर किस हालात में रहते हैं, लेकिन हम किसी और दिशा में चले जाते हैं और कई बार चुनाव से पहले ऐसा माहौल बना लेते हैं कि हम जीत भी जाते हैं, लेकिन क्या वो सही है? तो मुझे लगता है इस पे बहुत गहरी बहस की जरूरत है। कांग्रेस के क्या चैलेंजेस हैं इस टाइम? देखिए, हमें एक बड़ा अच्छा नेतृत्व राहुल गांधी के रूप में मिला है और सोनिया जी ने बड़ा लंबा कार्यकाल अपना बिताया। 4 बार वो कांग्रेस अध्यक्ष रही और 2 बार उनके कार्यकाल में कांग्रेस की सरकारें बनी और देश को एक बड़ी अच्छी दिशा मिली, नाम हुआ देश का ऊंचा। वही चैलेंजेस राहुल जी के सामने हैं
और लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, कांग्रेसमैन बहुत प्यार करते हैं, उनकी दिशा सही है, झूठ से परहेज करते हैं और काम करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो अपने मकसद में कामयाब होंगे। लेकिन सर अभी देखिए जिस तरह से कांग्रेस मुक्त नारा आया, चलते 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 एक राज्य बचा था, हालांकि अब कम बैक किया है, लेकिन एक राज्य जो था वो भी चला गया। तो अगर देखा जाए तो इस हालत में जो चैलेंजेस है वो क्या हैं? कहां पे नाकामी रही, कहां पे मंथन की जरूरत है, कहां पे लगता है कि कांग्रेस को काम करना पड़ेगा? इसको दूसरी तरह से देखें, जब एंटी इनकम्बेंसी होती है तो चीजें बदलती हैं। अब हमारी सरकारें आती नहीं, झूठे नारे दिए गए, झूठी बातें कही गई, ख्वाब दिखाए गए, लोगों ने सोचा शायद ये नए आने वाले लोग पता नहीं क्या करके दिखा देंगे। नतीजा ये हुआ कि आज बुरी हालत हो रही है, एक एक पैसे को रोज तरस रहे हैं, रोटी रोजगार है नहीं, नौकरी मिल नहीं रही किसी को, डेवलपमेंट का काम बिल्कुल ठप है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लोग काम चाहते हैं, ये नहीं कर पा रहे, हमने किया इसलिए लोग हमें पसंद करते हैं। अब चुनाव में कई बार ये होता है जब हमारी सरकारें 2-2, 3-3 बार रही तो हम हार गए, वो जीत गए। अब पलट हो गया ना कि जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे वो 0-5 पे आ गए। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जिस पार्टी का, उसको 5 चुनाव हार गए वो। तो ये नतीजे अब आगे आने वाले चुनाव में देखने को मिलेंगे आपको। मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस कमबैक कर रही है? 100%। ये कांग्रेस की कामयाबी है या बीजेपी की नाकामी? कांग्रेस की नीतियां हैं, कांग्रेस के कार्यक्रम है, कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस की पवित्रता है। हमारे अंदर जब भी हम आज देश में की बात करते हैं तो हमें याद आ जाते हैं वो आजादी की लड़ाई के किस्से जो हमने अपने माँ बाप से सुने बचपन में। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हमारे पिताजी जेल जाते थे या और लोग, करोड़ों इंसान महात्मा गांधी की क़यादत में जेल गए, ये नहीं पता होता था वापस कब आएंगे। उन जेलों की हालत ऐसी थोड़ी है जो आज की है, पूरे पैर नहीं फैला के उस बैरक में रह सकते थे, रोशनी नहीं आती थी, खाने को नहीं मिलता था, कंकर मिलते थे, और आप कब चलेगा ये नहीं पता, वापस भी घर आएंगे नहीं आएंगे, जिंदा होंगे नहीं होंगे। तो ये पता लगता था किसी प्लेटफॉर्म पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन बदली जाएगी, एक जेल से दूसरी जेल में जाने में। कब बदली जाएगी किसी को नहीं मालूम। अब पड़े हैं वहां, कई कई दिन पड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कब वो ट्रेन आएगी और वो उतरेंगे और दूसरी ट्रेन में बैठेंगे। इतनी में देख लेते थे वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो है, बस आप अंदाजा लगाइए। मां, छोटे छोटे बच्चे, पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार सिर्फ एक झलक के लिए तरसते थे। तो ये जो भावना है ये देशभक्ति में परिवर्तित होती है। सर जैसे अभी आपसे बात हो रही थी, बिल्कुल निजी सवाल है। आपने कहा कि राजनीतिक घुट्टी में शामिल है, परिवार भी आपका राजनीतिक परिवार हो गया, लेकिन फिर भी परिवार को एक समय तो चाहिए होगा। कभी समय दे पाते हैं परिवार को? नहीं दे पाते हैं तो सबसे ज्यादा नाराज कौन होता है? बच्चे, पत्नी, या मतलब ये तीसरी पीढ़ी, पोता पोती? कौन ज्यादा गुस्से कौन होता है? किससे ज्यादा शर्मिंदा होते हैं आप? ये सब जीवन का हिस्सा है अब और इससे बदला नहीं जा सकता। हाँ, नाराजगी उनकी सहनी पड़ती है, वो सबसे ज्यादा बच्चों की सहनी पड़ती है, उनको बहुत बुरा लगता है। फिर भी चलाते हैं, बच्चों को साथ रखते हैं, प्यार करते हैं, मना लेते हैं। एहसास होता है बहुत। हमारे साथ मौजूद हैं जेपी अग्रवाल जी। बहुत भावुक लम्हों में हम आ गए हैं, बहुत सवाल अभी बचे हुए। एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहूंगा, राजीव गांधी अवार्ड को लेकर जो राजनीति हो रही, मैं लौट के आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त है, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक। खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जीपी अग्रवाल साहब, सीनियर कांग्रेसी लीडर हैं। थोड़े से मैंने एक सवाल पूछा कि परिवार को समय न दे पाने तो भावुक हो रहे हैं, लेकिन चूंकि जिम्मेदारी बड़ी है, देश की जनता उनकी तरफ देखती है, उम्मीदों की नजर से देखती है। तो जैसे कहते हैं कि जब देश सामने होता है, जनता सामने होती है, तो परिवार कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाता है। वो एहसास भी होता है, शर्मिंदगी भी होती है, लगता है कि जवाबदेही बनती है। लेकिन चूंकि जनता और देश और पार्टी के लिए काम करना है, अग्रवाल साहब, पार्टी पहले है, देश पहले है, जनता पहले, ये तो तय करना एक बड़ी मुश्किल बात है, चूंकि एक सिलसिला है। लेकिन आप कैसे उसको समन्वय कैसे बिठाते हैं? अब ये जीवन का हिस्सा है, बदला नहीं जा सकता। जब आप सुबह से उठते हैं तो वो जो आपकी सामाजिक जीवन है, जो राजनीतिक जीवन है, वो शुरू हो जाता है आपके उठने से, और जब तक आप दिनचर्या पूरी करते हैं जब तक चालू रहता है वो। ये नहीं कर सकते आप कि आप वोट की राजनीति करें लेकिन लोगों के दुख सुख में खड़े ना हों, या उनके जाति काम ना करें, या उनसे संबंध आप तोड़ दें। तो ये नहीं हो सकता, ये दोनों चीज मिली जुली है। सर, चुनाव सिर पर है, 2019 की लोग तैयारी कर रहे हैं, आपकी क्या तैयारी है? कांग्रेस जीतेगी 100%। तैयारी नहीं बताएंगे? तैयारी है पूरी। आपने देखा ना किस तरह हम चुनाव लड़े हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में और वहां पे नॉर्थ ईस्ट में। भरोसा गठबंधन पे है या कांग्रेस को अपने ऊपर है? कांग्रेस को अपने ऊपर है। देखिए, कांग्रेस सबको साथ लेके चलना जानती है। जो यूपीए का गठन हुआ, यूपीए के गठन ने कमाल करके दिखाया। 2 बार सरकारें बनाई हैं। हम झूठे नारों से हार गए वो अलग बात है, लेकिन हमारे काम में, हमारे विजन में कोई कमी नहीं थी। जो इकोनॉमिक आधार, आर्थिक आधार मजबूत बनाया वो यूपीए ने तो बनाया था। सर, यूपीए आप बना रहे हैं, सपा आपको न मध्य प्रदेश में लिफ्ट दी है, न छत्तीसगढ़ में दी है, न बीएसपी ने दी है, और कहने को यूपीए है। ये कैसा गठबंधन है? सर, ये नहीं होता कि कोई दादागिरी होती है। एक राजनीतिक माहौल है लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में सब अपनी राय रखने के लिए सक्षम है। अपनी राय कहीं भी किसी तरह भी रख सकते हैं। सवाल ये, जिस समय वो माहौल आएगा उस समय सब एक हैं, होते हैं या नहीं होते। आप कोई पार्टी हो, चाहे यूपी हो चाहे एनडीए हो, आपने देखा कि घटक दल कहीं ना कहीं कभी जुड़ते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, कभी अलग होते हैं, कभी जुड़ते हैं। आप शिवसेना को देख लीजिए, आप चंद्रबाबू नायडू को देख लीजिए, आप अभी बिहार में हालत देख लीजिए। तो ये हालात बनते बिगड़ते रहते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है इसमें। लोकतंत्र में कहा जाता है सबसे बड़ी ताकत वोटर है, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी ताकत वोटर की सिर्फ एक दिन होती है, बाकी 5 साल आप उसको एक तरह से अपने उसमें ग्रैब कर लेते हैं पॉलिटिशियन। अभी आपने चंद्रबाबू नायडू का जिक्र किया, 4 साल वो एनडीए में रहे, लेकिन 11th आवर पे वो आपके साथ आ गए। पीडीपी सरकार बना के रहती हैं, अब वो कहीं ना कहीं अभी अलग हैं, अभी आपके साथ नहीं है, लेकिन वहां से अलग हो गए। आप कुशवाहा जी को देख लीजिए, 4 साढ़े 4 साल वो मंत्री रहे, अब वो आपके साथ दिख रहे हैं। जनता को एक दिन के ट्रैप करने के लिए गठबंधन होते हैं, या इसमें कोई लॉजिक भी होता है? ऐसा नहीं होता। देखिए, हालात बदलते रहते हैं, और मैं नहीं मानता कि जनता कहीं बंधित होती है। जब भी कोई आप राजनीतिक पार्टी है, या जब आप चुनाव लड़ते हैं, तो एक कमिटमेंट होता है आपका अपने वोटर के साथ, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के नजरिए से देख लें या कैंडिडेट के नजरिए से। वो 5 साल वो बंधन बना रहता है, उसे आप तोड़ नहीं सकते। तोड़ते हैं तो फिर उसको भुगतना पड़ता है 5 साल बाद। और जहां तक आपने कहा कि कुछ घटक दल इनके अलग हुए, जुड़ गए, तो ये बात, आप जब झूठ बोलेंगे, आधार झूठ होगा, तो लोग आपसे तितर बितर हो जाएंगे। आधार सच्चा होना चाहिए, चाहे उसका कुछ भी नतीजा हो। मुझे लगता है यूपीए इसमें पास हुई है, और यूपीए ने अपने घटक दलों को हमेशा कोशिश करी है महत्व देने की। सर, राजनीति का माहौल बदल गया है। पहले मुद्दे कुछ और होते थे। पहले मुद्दे क्या होते थे वो आप बताएंगे। आज के मुद्दे होते हैं कि राजीव गांधी अवार्ड वापसी होना चाहिए, विधानसभा में प्रस्ताव आने की खबर होती है, चर्चा होती है, हनुमान जी की जाति बताई जाती है, आप भी कई बार गोत्र पे चले जाते हैं। ये कौन सी राजनीति है? देखिए, पहले राजनीति जो होती थी वो डेवलपमेंट पे होती थी, और हमारी तो आज भी उसी पे है। लेकिन आप गोत्र बताने लगते हैं।
किस समस्या को हम कब उठा रहे हैं, हम उसके ऊपर काम करते हैं कि हमें मजदूर के लिए क्या करना है, किसान के लिए क्या करना है, जनता के लिए क्या करना है, स्टूडेंट के लिए क्या करना है, एक्सपोर्ट के लिए क्या करना है, कारखाने कैसे चलेंगे, पैसा कैसे आएगा। वो सारी चीजें हमारी बुनियादी कांग्रेस के मुद्दे वो ही रहते हैं। अब जहां तक आपने उसकी बात की है, ये किसी प्लेटफॉर्म पे कोई बात नहीं हुई थी। हम राहुल जी कहीं गए, किसी मंदिर में गए, वहां जैसे पुजारी आमतौर पर मालूम करते हैं, मैं भी जाता हूं या और जगह भी जाते हैं तो अक्सर पूछते हैं, आप अगर अपने घर में भी पूजा करते हैं तो नाम के साथ होता है अपने गोत्र का उच्चारण करो। उन्होंने कर दिया, इसमें क्या गलत बात हो गई। अब क्योंकि बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, वो राहुल गांधी को छोटा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, बुरी तरह पिट रहे हैं राहुल गांधी से, तो उनके पास कोई चारा नहीं है, ढूंढते रहते हैं चीजों को। बात करनी है तो बहस करो इकोनॉमिक आधार पर, आप बात करो देश के हालात पर, आप बात करो संघीय ढांचे पर, आप बात करो आतंकवाद पर, आप बात करो विदेश नीति पर, आप बात करो जो रोजगार देने का था, तब पता लगेगा कि आपके पास जवाब ही नहीं है उसका। सर, लास्ट सवाल मेरा, सांप्रदायिक पार्टी बनाम सेकुलर पार्टियों का एक टकराव है। जब इंडियन पॉलिटिक्स में दो नाम आमने सामने आप लाके खड़े करते हैं, एक तरफ सांप्रदायिक दलों को रखते हैं, एक तरफ आप सेकुलरिज्म को रखते हैं। सांप्रदायिक पार्टी में आप आमतौर पे बीजेपी, उनके सहयोगी या उनके संघ को या शिवसेना को आप जब लेके चलते हैं तो आप आरोप लगाते हैं, कई चीजें उनके ऊपर, मॉब लिंचिंग, ये वो तमाम चीजें होती हैं, और उस पर आप बाकायदा कहते भी हैं, और गुजरात दंगे को बाकायदा आप उस पर मिसाल के तौर पर भी देखते हैं, आप ही पेश करते हैं। लेकिन कांग्रेस के खास तौर से कार्यकाल में भी कई चीजें ऐसी हुई जो बहुत नेगेटिव भी रही और बहुत ज्यादा सवालों के दायरे में, मेरठ, मलियाना, मुरादाबाद, ये चीजें कैसे समन्वय बनेगा? क्या आने वाले समय में कांग्रेस कुछ बदलाव लाएगी अपनी मूलभूत जो नीतियां हैं? देखिए, आजादी की लड़ाई के समय हिंदू मुसलमान से आपस में भाई भाई एक कांग्रेस का नारा था, और सारे लोग उस समय आजादी की लड़ाई में हिस्सा एक साथ मिलकर ले रहे थे। तो इसलिए हमारी जो घुट्टी है, जो हमारे खून है, हमारा डीएनए है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हमें सबको साथ लेकर चलना है। जो मकान की तामीर करता है वो उसे टूटते हुए नहीं देख सकता, लेकिन जो बाहर से मकान में आता है उसे नहीं फर्क पड़ता मकान टूटे, प्लास्टर टूटे, कुछ ही हो। ये दो बुनियादी फर्क हैं। हम कभी ऐसा काम नहीं करते, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। जहां तक आपका सवाल था कि आप जो हमारे सामने वाली जो पार्टियां हैं उनका एक ही रास्ता है ना कि वोट हासिल करना है तो बांटो, लोगों को धर्म में बांटो, समाज में बांटो और वोट हासिल करो। हम वो काम नहीं करते। हम ये कहते हैं देश सबका है और सब मोहब्बत से रहेंगे, और हम इसमें कामयाब रहते हैं, लोग हम पे विश्वास करते हैं। बहुत शॉर्ट, बिल्कुल लास्ट ही सवाल में, क्या अब कुछ समन्वय बना के कुछ नई नीति के साथ कांग्रेस आएगी? पुरानी गलतियां ना दोहराई जाए। सर, कोई गलती नहीं, हम बहुत साफ लोग हैं, हम धोखा नहीं देते, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैं आज भी कह रहा हूं, हमारा बुनियादी असूल सरकार चलाने का रोटी, कपड़ा और मकान और रोजगार है। वो पहले भी था और आगे भी रहने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया जेपी अग्रवाल साहब, हमारे साथ मौजूद थे। खास मुलाकात में आज कांग्रेस के सीनियर लीडर और 5 बार संसद में जा चुके, जनता के प्रतिनिधित्व कर चुके जेपी अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें और अब देखते रहें JK 24/7 न्यूज।